जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोग विज्ञान की पुस्तक निकाल के बैठे हुए हैं और यह क्लास 10 के बच्चों के लिए है। तो इसमें आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो फिजिक्स का जो 10वां अध्याय है आपका, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। तो इसमें सबसे पहले बात आपको ध्यान देनी है कि यह जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, इसमें जो आपका लिखा हुआ है इसे आप निश्चित रूप से अपने घर में पढ़ें। और इसके अलावे इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका कलेक्शन हमने आप लोगों के लिए अपनी कॉपी में करके रखा हुआ है। अगर आपको पढ़ने का टाइम तुरंत नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं है। अगर आप इसे ठीक तरह से पढ़ के समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको उतनी ही जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ सबसे पहली बात है क्या कि किसी वस्तु को हम प्रकाश की उपस्थिति में ही देख सकते हैं। तो भाई सही बात है कि प्रकाश की उपस्थिति में ही हम वस्तु को देख सकते हैं। अंधेरा में हमको वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, शाम हो जाता है तो दूर की वस्तु हम ठीक तरह से नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये छोटी सी बात हमको लगता है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। अब देखिए यहाँ फंडा क्या है कि मान लिया जाए कि कोई वस्तु है आपका, ये गोल ऐसा फुटबॉल है ना, ये फुटबॉल है। अब देखिए सनलाइट है, यानी कि सूर्य का प्रकाश है और हमारी आँख जो है इसे देखना चाह रहा है। तो क्या होता है कि प्रकाश की किरण सबसे पहले इस बॉल पर पड़ती है। इस बॉल पर पड़ने के बाद जो है ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है। तो प्रकाश की परावर्तित किरण अनंत किरण जो है इससे परावर्तित होती है। प्रकाश की किरणें जब हमारी आँखों पर पड़ती है तो यह वस्तु हमें दिखने लगता है। तो अभी आप क्लास में जितनी भी वस्तुओं को देख पा रहे हैं सब के साथ यही घटना घट रही है कि प्रकाश पहले वस्तु पर पड़ता है, टेबल बेंच कुर्सी जितने भी चीज़ दिख रहे हैं आपको पहले वस्तु पर पड़ती है, वस्तु के बाद हमारी आँखों पर पड़ती है तो वो वस्तु हमें दिखने लगती है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा कहता है किसी भी पारदर्शी माध्यम जैसे हो गया शीशा और पानी, ऐसा माध्यम जिससे आर पार हम लोग देख पाते हैं उसी को हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जिसका इंग्लिश जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। से हम आर पार देख सकते हैं। सही बात है, शीशा से हम आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इससे पार हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, प्रकाश पार हो जाता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश हमेशा क्या करती है? सरल रेखा में गमन करती है। ये पहला पॉइंट था इसका, ये आपका दूसरा पॉइंट था इंट्रोडक्शन का, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन का। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश इस सरल रेखीय पथ को प्रकाश किरण कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। तो याद रखिए, प्रकाश सीधी और सरल रेखा में गमन करती है, इसको हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन कोई पूछ दे आपको कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप उसको जवाब दीजिए। जब प्रकाश चिकनी और चमकदार सतह पर पड़ती है तो यह प्रकाश किरण वापस लौटती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम हैं, यानी कि जब कोई चिकनी सतह पर पड़ती है, जैसे मान लीजिए आईना है, मिरर, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं, यानी कि हिंदी में हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण में देखते होंगे कि एक तरफ भाग जो होता है रंगा हुआ होता है, पेंटिंग होता है, और दूसरे तरफ हम अपना चेहरा को देख सकते हैं। तो जब प्रकाश की किरण इस तरह की चिकनी सतह पर पड़ती है तो यह परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए आपका साइकिल का हैंडल जो है बहुत चमकदार है, तो देखिएगा कि आप
आपका चेहरा जो है उस साइकिल का हैंडल में छोटा सा एक चित्र आपका इमेज प्राप्त होता है। बहुत चमकदार सतह है, इसका मतलब क्या हो गया कि उस चमकदार सतह से प्रकाश की किरण परावर्तित होकर आपकी आँखों तक पहुँचती है और वह आँख पहुँचने के बाद वहाँ पर जो है वो चीज़ हमको दिखने लगता है, उसका इमेज दिखने लगता है। तो इस प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने फिगर बनाया कि दर्पण है, ये आपका एक आपतित किरण हो गया और एक परावर्तित किरण हो गया, और इस आपतन बिंदु, ये जो है आपका आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु पर हम लोग एक लंब डाल देते हैं, तो ये तीनों एक ही सतह पर होते हैं। यह प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहता है। यानी कि एक ही प्लेन पर ये होगा जैसा कि यहाँ हमने फिगर में दिखाया। ये देखिए आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये आपका अभिलंब और ये आपतन बिंदु होता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए अभिलंब के साथ यह आपतित किरण जो कोण बनाती है, ये कोण को आई से डिनोट करते हैं। अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाती है, इसको आर से डिनोट करते हैं। ये दोनों कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इसका नाम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस बात को भी आप लोग समझ गए होंगे और इसको ध्यान में रखिएगा, इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। अब देखा जाए कि दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि दर्पण को आकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ दो भाग लिखा हुआ है, दो भागों में बांटा जा सकता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण यहाँ पर दो तरह का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक हमारा उत्तल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण कितने तरह का होता है? दो तरह का, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और थोड़ा सा डेफिनेशन भी यहाँ पर हमने डाल दिया है। जब गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। जब गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। देखिए बाहर की ओर कैसे और अंदर की ओर कैसे, इसका चित्र देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका चित्र हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण का चित्र है। जब अवतल दर्पण का परावर्तक सतह देखिए अंदर धंसा हुआ रहता है तो ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जब उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो है बाहर की ओर होता है, देख रहे हैं बाहर की ओर होता है, उठा हुआ है, तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह जो अवतल दर्पण बना हुआ है, अगर इसको हम ऐसे करके बढ़ा दें तो ये एक गोला बन जाएगा। अगर इसको हम पूरा ले लें तो ये आपका भी एक गोला बन जाएगा। यानी कि चूड़ी आप देखे होंगे, है ना, चूड़ी का जो एक टुकड़ा है वो इसी तरह से कर्व होता है। और चूंकि यहाँ पर ये फिगर जो है 3 डायमेंशनल फिगर है, यानी कि ये समझ लीजिए कि इस तरह का फिगर है। ये हाथ आप देख रहे हैं, सतह है, ये सतह आपका गड्ढा है, देख रहे हैं, ये सतह आपका क्या है, अंदर धंसा हुआ है। अंदर धंसा हुआ है तो अब परावर्तक सतह इस अवतल दर्पण के लिए इस तरह से होता है आपका, और ये अवतल दर्पण में ये आपका सतह जो है देखने के लिए होता है। या दूसरी तरह से दूसरा जो उत्तल दर्पण होता है ये इस तरह से आपका उठा हुआ रहता है ना, ये भाग जो है उठा हुआ रहता है और इधर वाला भाग धंसा हुआ रहता है। ये पूरा एक समतल मतलब पृष्ठ होता है। तो इसका परावर्तक सतह, और इसका एग्जाम्पल में आप मोटरसाइकिल के मिरर को भी देख सकते हैं। वो जो होता है उत्तल दर्पण होता है आपका। गाड़ी के बगल में जो आपका शीशा लगा रहता है वो भी आपका उत्तल दर्पण होता है। तो इस तरह से निश्चित रूप से आपने दर्पण तो देखा ही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ परिभाषा हम लोग जानते हैं। दर्पण से जुड़े हुए मुख्य परिभाषाएं क्या क्या होता है, ये कोई एक दर्पण का हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ये
दर्पण आपका कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ध्यान दीजिएगा, कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसमें आपका ये जो है इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फोकस, और इसको हम लोग कहते हैं पोल। तो सिचुएशन आप देख ही रहे हैं, यानी कि यह जो अवतल दर्पण के ठीक बीच वाला भाग को पोल कहते हैं, और एक रेखा गुजरती है जो कि वक्रता केंद्र और पोल यानी ध्रुव से होकर गुजरती है, उसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। अब इस सभी का परिभाषा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ध्रुव किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं ध्रुव कहते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। अब देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह एक गोले का भाग होता है। यहाँ पर ध्यान से समझना है कि ये जो परावर्तक सतह है गोले का टुकड़ा है। ये क्या है भैया, गोले का टुकड़ा है। अगर इसको हम पूरा ऐसे करके बना दें तो ये एक गोला बन जाएगा, इस तरह से गोला बन जाएगा आपका। अब इस गोला का एक भाग होता है और इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। यह जो हमारा गोला बना इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, तो इसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, तो वही यहाँ से वक्रता केंद्र से पोल के बीच की दूरी, पोल कहने का मतलब ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, मुख्य अक्ष अभी हमने बताया कि पोल और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। और देखिए इसके बाद द्वारक है आपका, क्या है, द्वारक। द्वारक किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की सीमा रेखा वृत्ताकार होती है। इस वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। यानी कि दर्पण आपका जितना बड़ा है वो आपका क्या हो गया, द्वारक हो गया, जितना बड़ा है ये। तो ये दर्पण जो होगा सामने से आप देखेंगे इस तरह से गोल दिखेगा, सामने से देखेंगे तो इस तरह से आपका गोल दिखेगा। तो ये जितनी बड़ी सीमा में है इसी के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। और साइड से देखेंगे तो दर्पण आपको ऐसे दिखेगा, है ना। तो इस तरह से ये कुछ परिभाषाएं आपको याद रखना है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए ठीक तरह से। यहाँ पर ये सारी बातों को आप उतार लीजिए अपनी कॉपी में। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पर अगला चीज़ आपका आता है फोकस। फोकस हम लोग किसको कहते हैं, जब गोलीय परावर्तक सतह पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद ये सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अवतल दर्पण में समांतर किरणें जब चलती हैं तो परावर्तन के नियम से ये सभी किरणें जो हैं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं परावर्तन के बाद। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि ये परावर्तन का नियम यहाँ लागू होता है, इस नियम के तहत ये यहाँ पर आके मिल जाती है। और ये किस पर आधारित है, परावर्तन का जो नियम पढ़े हैं दो, उसी पर आधारित है। इसके बाद उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जब यह किरण चलती है समांतर किरणें, तो ये देखिए परावर्तन के बाद इधर चला जाता है, परावर्तन के बाद ये इधर चला जाता है, परावर्तन के बाद ये इधर चला जाता है, इधर चला जाता है। तो इधर जो जाएगा तो कभी आपस में नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम इसको पीछे बढ़ाते हैं, इसको क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, तो ये किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसीलिए कहा यहाँ पर एक बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत इसमें होती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही हम लोग फोकस कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा को थोड़ा सा अलग करके हमने यहाँ पर लिखा है। इसमें किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, यह अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यहाँ पर एक बिंदु पर मिलती हैं, ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हो गया। इसमें किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये तो
ओरिजिनल में प्रकाश की किरण ऐसे आई और इधर चली गई। अब इसको बढ़ाने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पर एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअल में मिलता नहीं है। तो इसलिए इसमें लिखते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है। यह उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस ये कहलाता है। अगर पूछे कि भैया मुकेश बताओ तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है, तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अवतल दर्पण के सामने होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है, तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस उत्तल दर्पण के अंदर यानी पीछे होता है। इधर चेहरा देखेंगे तो ये हो गया पीछे, और चेहरा इधर से ही देखेंगे हम लोग तो ये हो गया सामने, यानी अवतल दर्पण के परावर्तक सतह के सामने और उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह के पीछे इसका मुख्य फोकस होता है। इसके बाद हम लोग एक संबंध को जान लें कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं, जैसा कि परिभाषा आपको जब हम वो लिखे होंगे। उसके बाद फोकस दूरी को हम f या f से डिनोट करते हैं, बड़की f या छोटकी f से डिनोट करते हैं। इसका संबंध होता है कि r जो होता है 2f के बराबर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस थोड़ा सा हम आपको पीछे वाले फिगर में ले जाते हैं, इस फिगर में। तो यहाँ से ये जो दूरी देख रहे हैं ना, ये दूरी और ये दूरी, जितना ये दूरी है उससे दुगुना यहाँ है। यानी कि f अगर 1 मीटर है तो यहाँ C से लेकर P तक जो है 2 मीटर होगा। F से लेकर P तक अगर 10 सेंटीमीटर है तो C से लेकर P तक 20 सेंटीमीटर होगा। ये हमेशा बीच में ही रहता है, C और P के बीच में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यह R जो होता है किसके बराबर होता है, ये 2F के बराबर होता है। इसीलिए F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r/2 लिख सकते हैं, अर्थात फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। और इस फॉर्मूले पर आधारित हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे और इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं। किसी वस्तु से, इस परिभाषा को आप लोग लिख लेंगे जरूर कॉपी में। किसी वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद किसी स्थान पर मिलती हैं तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और यदि परावर्तन के बाद ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वस्तु का काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा 2 बात क्यों आया, एक बात आया मिलती है और दूसरा बात आया मिलती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि अगर हमारा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है तो प्रायः यहाँ पर मिलती है, यहाँ पे क्या होती है, ये रेखा इधर गई किरण और यहाँ आके मिल गई। इसमें क्या होता है कि यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, ये किरण ऐसे गया तो ये लौट के चला गया इधर, यहाँ ऐसे आया तो परावर्तन के बाद चला गया इधर, लेकिन जब इसको पीछे बढ़ाते हैं तो मिलती हुई प्रतीत बनती है। तो ऐसा सिचुएशन अगर होता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, ऐसा सिचुएशन होता है तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हमने 2 प्रतिबिंब के बारे में चर्चा की है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो इस परिभाषा को लिख के आप लोग याद जरूर कर लेंगे। इसके बाद हमारा है प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के सामने बनता है और आभासी प्रतिबिंब परावर्तक सतह के पीछे बनता है। तो गोलीय दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा सामने बनता है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है। हालांकि अवतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो कि पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो भी होगा वो पीछे ही बनेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंबों की बनाने में सहायक महत्वपूर्ण बातें। इन बातों को जानकर हम लोग किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब को बना सकते हैं। अब देखिए इसको पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप किताब को उल्टाइए और किताब में आप देखेंगे क्या कि ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये सब जो प्रतिबिंब बना हुआ है ये सब कैसे काम करता है, किस तरह से हम इसको बनाएंगे। अगर आप इसको समझ लेंगे, किसको समझ लेंगे, तो ये सब चीज़ को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी।
इससे आपका एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान से समझिएगा, है ना। इसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। कैसे होता है, महत्वपूर्ण बात क्या क्या है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि किरण आरेख खींचने में परावर्तन के नियम सभी दर्पण पे लागू होता है। तो सबसे पहले बात दिमाग में खोसिए परावर्तन के नियम को। तो परावर्तन का नियम देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आपका समतल दर्पण है। समतल दर्पण में ये प्रकाश की किरण आती है और ये परावर्तित हो जाती है। आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये एक तरफ यहाँ पर देखिए, ये अभिलंब है, एक किरण अभिलंब के इस पार है तो एक किरण अभिलंब के इस पार है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आपका किरण आती है और ये परावर्तित होकर इधर से निकल जाती हैं। अब बीच में हमारा अभिलंब है, बीच में हमारा अभिलंब है और ये अभिलंब के एक तरफ से आया, दूसरे तरफ से निकल गया। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये इधर से आया तो इधर से ही इसको निकलना पड़ेगा, ये नियम को तोड़ नहीं सकता है। ये नहीं कि प्रकाश की किरण ऐसे आया और ये इधर से निकल जाएगा, कहीं और से निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अब जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ पर प्रकाश की किरण आई और आने के बाद परावर्तन के बाद ठीक ये अभिलंब के एक तरफ आई कोण बनाया, दूसरे तरफ जो है आर कोण बनाया, दोनों कोण बराबर बनाते हुए ये निकलती हैं और एक तरफ आपतित किरण, दूसरी तरफ परावर्तित किरण। इस अभिलंब के एक तरफ आपतित, दूसरी तरफ परावर्तित किरण होगा। और अभिलंब खींचने का तरीका, अभिलंब खींचने का तरीका याद रखिएगा कि आपतन बिंदु से केंद्र को, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही होती है इसका अभिलंब। कहीं भी आपतन बिंदु से वक्रता केंद्र के बीच जो रेखा हम बढ़ाते हैं वही इसका होता है अभिलंब होता है। ठीक उसी तरह से देख लीजिए कि ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में यहाँ केंद्र है। अब इस बिंदु पर हमको खींचना है अभिलंब, तो इसके केंद्र से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा अभिलंब हो गई। अब एक अभिलंब के इस पार से आपतित किरण आ रही है तो अभिलंब के इस पार से परावर्तित किरण जाएगी, जो कि दोनों का कोण जो होता है वो हमेशा दोनों बराबर होता है। अब देखिए एक दूसरा अभिलंब ये है आपका, आपतित किरण आपका आ रहा है, इतना छोटा कोण बना रहा है, तो परावर्तित किरण जो होगी वो भी इतना ही छोटा कोण बनाएगी। तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। अगर जो आप नहीं समझे हैं तो अपने शिक्षक से इसके बारे में चर्चा जरूर कीजिए। इसके बाद याद रखें, गोलीय दर्पण, गोलीय परावर्तक सतह पर अभिलंब जो होती हैं वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती हैं। इसी चीज़ की हमने चर्चा भी किया कि अभिलंब जो होता है आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। फिर से सुनिए, आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को ही हम लोग अभिलंब कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि किसी वस्तु को कई छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना समझा जा सकता है। अब जैसे ये पेन ही बना हुआ है, ये पेन बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलके, छोटे छोटे पार्ट मिलके एक बड़ा सा पार्ट बनता है ना। तो इस किसी भी वस्तु को हम छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ समझ सकते हैं। कोई चीज़ एक ही बार बड़ा नहीं हो जाता है, उसमें बहुत कुछ जुड़ा रहता है, छोटे छोटे पार्ट्स ही जुड़े रहते हैं। अब देखिए इतना बड़ा समुद्र बना हुआ है, तो यही समझ लीजिए एक एक बूंद करके ही समुद्र बना हुआ है। अब जितना भी बूंद की संख्या जितना भी हो उससे मतलब नहीं है, एक एक बूंद अगर हम डालते जाए तो घड़ा भी बढ़ जाता है, एक एक बूंद से पानी चलते रहे तो हमारा बाल्टी भी भर जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि छोटे छोटे कणों से ही कोई चीज़ मिलकर बना हुआ है। तो वही बात यहाँ पर यह कह रहा है कि इन बिंदुओं से निकलने वाली किरण अनंत होती है। किरण क्या होती है? अनंत होती है,
किंतु प्रतिबिंब बनाने की क्रिया को सहजता से समझने के लिए किसी दो किरणों का ही प्रयोग में लाते हैं। अब इसको समझिए। मान लीजिए कि एक वस्तु है ये आपका, इस पे अनंत बिंदुएं हैं, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, पाँच बिंदु, छः बिंदु। अब एक बिंदु से मान लीजिए कि ये सनलाइट है आपका, सनलाइट में किरण इस पे पड़ती है, तो इससे परावर्तित किरण जो होती है, किसी एक बिंदु से बहुत सारी परावर्तित किरण हमारा निकलती है, और हम जो है कुछ ही परावर्तित किरण को अपने आँखों में अवशोषित करके इसको देखते हैं। तो इतने सारा परावर्तित किरण हमको नहीं लेना है किसी भी वस्तु से। कोई एक परावर्तित किरण या बहुत ज़्यादा तो दो परावर्तित किरण लेकर ही हम लोग इसका प्रतिबिंब का चित्र बनाकर हम दिखा सकते हैं। प्रतिबिंब का चित्र बनाकर हम लोग किस तरह से प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग समझ सकते हैं या समझाया जा सकता है। तो ये बात लिखा हुआ है यहाँ पर। अब तीसरा कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर है क्या कि ये अवतल दर्पण में जब समांतर रेखा आएगी तो ये फोकस से ही गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? देखिए, फोकस पे ही जाके जमा हो जाएगी। और इसमें क्या होगा कि जब समांतर रेखाएं यानी समांतर किरणें जब आपतित होती है तो हालांकि ये परावर्तित होकर इधर चला जाता है, ये परावर्तित होकर इधर चला जाता है, ये परावर्तित होकर इधर चला जाता है। अब इसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं, ये डॉटेड लाइन का यूज करना है यहाँ पर डॉटेड लाइन का यूज करना है, तो ये एफ पर हमको मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपका हो गया एक, इस नियम के सहायता से ही भी हम लोग प्रतिबिंब किस तरह से बनता है इसका डायग्राम समझा सकते हैं। इसके बाद चौथा कहता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से ही होकर गुजरती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर कोई किरण ऐसा हो जाए जो कि चले किससे? मुख्य फोकस से होकर, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हो, है ना, तो यह किरण जो है परावर्तन के बाद इसी से लौट जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखिए, अगर कोई किरण यहाँ मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो ये, और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो परावर्तन के बाद यह जो है इसी रास्ते से लौट जाएगी। इसी बात को समझाया गया है। तो ये चार चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर ध्यान में रखेंगे तो हर एक फिगर को आप लोग ठीक तरह से समझेंगे, नहीं तो भावु दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ हमारा प्रतिबिंब का बनना को किस तरह से बनता है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ जो आपको फिगर हमने दिखाया, ये जो फिगर हमने किताब में दिखाया आप लोगों को, ये फिगर, और इस फिगर को हम लोग अब बारी बारी से समझेंगे। और ये जो फिगर बना हुआ है, हर एक के बारे में यहाँ पर आपका एक टेबल मिलता है जिसका डिस्कशन हम यहाँ पर किया गया है। तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे अपनी कॉपी में, फिर किताब से भी मिला के देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अवतल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण में बिंब की स्थिति अनंत पर होती है। ये देखिए अवतल दर्पण है और कोई भी वस्तु बहुत दूर रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? अनंत कहने का मतलब कोई भी वस्तु बहुत दूर रखी हुई है। तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है एवं अत्यधिक छोटा होता है। तो ये अनंत से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो अब देखिए जहाँ पर यह बिंदु कटती है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि इसके सामने प्रतिबिंब बनेगा और यह प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा और यह उल्टा बनेगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद दूसरा नियम हमारा कहता है कि अवतल दर्पण में जब बिंब की स्थिति C से परे होती है तो प्रतिबिंब
फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और प्रतिबिंब से छोटा होता है। वास्तविक कहने का मतलब कि वास्तविक रूप से जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो वह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया C और ये हो गया फोकस। C से परे मतलब C से थोड़ा हटके इधर हो, ऐसी स्थिति में कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है और हमने नियम पढ़ा कि दो ही किरण हमको लेना है। तो एक किरण हमारा समांतर किरण लेते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर किरण लेते हैं, तो ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा किरण जो हमारा वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो वक्रता केंद्र से जो भी किरण गुजरेगी वो निश्चित रूप से उसी पर वापस हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में हमने पीछे भी चर्चा किया है। वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाएगी। तो ये दोनों किरण परावर्तन के बाद देखिए यहाँ पे मिल रहा है, तो इस वस्तु का इमेज जो है हमको यहाँ पे मिलता है। ये ए बी वस्तु हो गया, तो यहाँ ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब हो गया। यह प्रतिबिंब आपका उल्टा है, तो भैया यहाँ पर ये देखिए ऊपर है, तो ये आपका नीचे है। अब वस्तु जो है, वस्तु से यह प्रतिबिंब छोटा है, तो वस्तु से यह प्रतिबिंब जो है छोटा है, उल्टा है, और इसी को हम लोग वास्तविक कहते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं 3 नंबर को। तो 3 नंबर में क्या कहता है कि अवतल दर्पण में जब बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनती है। देखिए, वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी हुई है, इससे हमको 2 किरण लेना है। एक समांतर किरण लेंगे, किसके समांतर? ये जो लाइन है प्रधान अक्ष के समांतर अगर लेंगे तो ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। अब एक दूसरा किरण हम लोग फोकस से लेते हैं, तो फोकस से अगर लेंगे तो ये समांतर हो जाएगी, है कि नहीं? ये फोकस से अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगी? ये फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये जो है आपका समांतर हो जाएगी। अब इधर से जो रे आई यहाँ पे आया, इधर से भी जो रे परावर्तन के बाद आया तो यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे मिला तो यहीं पे इसका इमेज बन गया। तो देख रहे हैं कि C पर जब हम किसी वस्तु को रखते हैं यानी वक्रता केंद्र पर, तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, और यह प्रतिबिंब जो है हमारा वास्तविक होता है। वास्तविक के बारे में हमने बताया था कि दर्पण के सामने हमेशा बनता है, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ये देखिए, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना है, ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। इसके बाद चौथा कंडीशन हमारा क्या कह रहा है कि चौथा कंडीशन में अवतल दर्पण में जब बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C के परे बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो यहाँ पर देखिए कि C और F के बीच में वस्तु रखा हुआ है। फिर ध्यान से सुनिएगा, C और F के बीच में वस्तु रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब जो है C से परे यानी कि C से कुछ हट के बाद में, है ना, यहाँ पर बनता है। तो इसका डायग्राम कैसे होगा? अगर हम समांतर किरण इससे लेते हैं, तो कोई 2 ही किरण लेना है हमको। समांतर किरण लेते हैं तो ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई परावर्तित होकर आगे बढ़ते चली जाती है। अब यहाँ से कोई ऐसा रे गया जो कि ठीक वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा के ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में ये परावर्तन के बाद इसी रास्ते से ये वापस लौट जाएगी। अब इस दोनों को अगर हम बढ़ा के देखते हैं तो ये यहाँ मिलती हैं। यहाँ मिलने का मतलब हो गया कि यहीं पर प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी प्रतिबिंब आपका उल्टा है। अगर दर्पण के सामने बना हुआ है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा, उल्टा भी दिख रहा है। और देखिए, बिंब जो है उससे बड़ा है यह, तो इसीलिए बिंब से यह बड़ा होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिए, अपनी कॉपी में उतार लीजिए। इसके बाद हमारा अगला 5 नंबर है कि अवतल दर्पण में जब बिंब की स्थिति फोकस पर होती है तो
प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। फोकस पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। अब प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है, अत्यधिक बड़ा होता है। तो फोकस पे है तो समांतर किरण गई तो फोकस से होकर ही यह परावर्तित हो गई, और जब इस बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरण यह जो है सी से गुजरने वाली, मतलब कि अभिलंब पर गमन करती है, तो यह उसी रास्ते से फिर वापस हो जाती है, और ये दोनों बढ़ते जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? तो कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको क्या कह देंगे कि अनंत पे मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, अनंत पे बनता है। अब इसमें एक ही कंडीशन में हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अवतल दर्पण में जब बिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच होती है, तो ध्यान रखिएगा, ये पोल हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस। ये ध्रुव और फोकस के बीच में आ गया। अब पहले कहाँ था? पहले फोकस पे था। उससे भी पहले कहाँ था? फोकस से इधर, यानी सी के और फोकस के बीच में था। उसके पहले कहाँ था? यानी कि वक्रता केंद्र पर था। तो इसी तरह से बिंब को हम लोग खिसकाते जा रहे हैं, और अलग अलग सिचुएशन में हम इसके फिगर को देख रहे हैं। प्रतिबिंब किस तरह से बनता है इसको हम देख रहे हैं। तो प्रतिबिंब के पीछे बनता है। प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है और बिंब से बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक किरण, दो ही किरण लेके सोचना है। एक किरण ऐसा लिया जो कि यह अभिलंब के पथ से होकर गुजरती है, तो यह जिस रास्ते पे जाएगी उसी रास्ते से हमारा वापस आ जाएगी, उसी रास्ते से हमारा वापस आ जाएगी, यहीं पे परावर्तित हो जाएगा। इधर जो हमने सीधा लाइन खींच दिया है, इसको आप लोग डॉटेड लाइन खींचिएगा। कैसा लाइन खींचिएगा? डॉट 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 करके खींचिएगा। अब एक किरण इधर आती है तो परावर्तन के बाद इधर जाएगी। चूंकि आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों बराबर होता है, नियमतः परावर्तन के नियम से यह इधर आएगी। अब इधर ये चलते जाएगी, बढ़ते जाएगी। अब इसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों किरण एक बिंदु पर कटती हैं, कटती हुई प्रतीत होती है। तो जहाँ पर कटती हुई प्रतीत होती है वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, और यह प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना, इसीलिए यह काल्पनिक होता है और यह वस्तु से बड़ा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब इसी सारे चीज़ को हम लोग एक टेबल में देख लेते हैं, है ना। टेबल में देखने से पहले हम लोग इसको नोट करेंगे, यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग को। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है, यहाँ ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। तो अवतल दर्पण के तरह आप देखिएगा, मोटरसाइकिल का हेडलाइट देखिए, अंदर में चमकता हुआ जो है गोला टाइप का होगा, है ना, अंदर धंसा हुआ, तो वो अवतल दर्पण होता है। आप मोटरसाइकिल का हेडलाइट में देखिए, टॉर्च का हेडलाइट में देखिए, या नहीं तो कार का हेडलाइट में देख लीजिए, या नहीं तो किसी के घर में जीप उप है तो उसका हेडलाइट देख लीजिए। वो सारे हेडलाइट का जो अंदर का भाग देखिएगा चमकीला और अंदर की ओर धंसा रहता है, वही आपका अवतल दर्पण का काम करता है, और जिससे प्रकाश की किरण परावर्तित होकर वह जो है एक शक्तिशाली पुंज हमारा बनाता है। इसमें होता क्या है, जैसे देखिए ये इस तरह से होता है, यहाँ पर एक बल्ब लगा रहता है, ये बल्ब की किरण तो ऐसे आगे बढ़ती ही है, उसके बाद ये बल्ब की किरण ऐसे टकराकर, ऐसे इससे टकराकर ये भी इसी में मिल जाता है, ऐसे इधर परावर्तित होकर ये इसी में मिल जाता है, इस तरह से गया, यहाँ से परावर्तित होकर ये सीधा हो जाता है। तो इस तरह से ये रोशनी जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ये काम होता है अवतल दर्पण का। अब दूसरा काम अवतल दर्पण का होता है क्या, कि चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। कोई चश्मा का दुकान में आप जाइएगा ना, तो वहाँ अवतल दर्पण में लगा रहता है। आप देखिएगा कि आपका मुंह उसमें देखिएगा तो बड़ा बड़ा दिखेगा, चश्मा भी बड़ा बड़ा दिखेगा,
है कि ना, खूब स्पष्ट दिखेगा बड़ा बड़ा। तो वहाँ पर कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब छोटा छोटा किसी का दांत है और डॉक्टर को देखना है उसके दांत को, तो उस दांत का इमेज बढ़ा करके, प्रतिबिंब बढ़ा करके वह जो है उसकी दांतों को देखता है। उसके बाद सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें भी, सौर भट्टी में भी इसी तरह का नियम है। और सौर भट्टी अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, सौर भट्टी कैसा होता है। इसमें भी अवतल दर्पण होता है और अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग खाना बनाने में उपयोग कर लेते हैं। अभी जो हम लोग ये जो 6 नियम पढ़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 तरह से प्रतिबिंब बनाए। और इस 6 तरह के प्रतिबिंब के बारे में इसका संक्षिप्त टेबल जो है यहाँ पर आपका दिख रहा है बोर्ड पर। इसको आप जो है निश्चित रूप से उतार लीजिए, शुरू से अंत तक उतार लीजिए, है ना। ये आपको याद रहेगा तो आपको फिगर बनाने में दिक्कत नहीं होगी, आप बड़ी आसानी से इसका चित्र बना सकेंगे। ठीक है। इसके बाद अभी तक हम लोग अवतल दर्पण के बारे में समझ गए। अब अवतल दर्पण के बाद हम लोग को पढ़ना है उत्तल दर्पण के बारे में। तो यहाँ क्या है हमारा कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इस चीज़ को हमें समझता हूँ कि अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने अवतल दर्पण के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है और ये उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग लिख लेंगे और इसका नोट्स बनाकर और याद करेंगे। तो चलिए यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।